नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को बड़ा ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज तारीख 10 अक्टूबर हो चुकी है और सैलरी के संदर्भ में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक अन्य राज्य की जो सैलरी है दोस्तों आ चुकी है और सैलरी आने वाले कुल राज्यों की संख्या 10 हो चुकी है। वो कौन सा राज्य है हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा आवास को लेकर के वरीयता लिस्ट जो है, यानी कि किस क्रम में मिलना चाहिए, किन लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी, इसको लेकर के भी लेटर जारी हुआ है, वो लेटर भी हम बताएंगे। और दूसरा लेटर जारी हुआ है कि जो आपका संविदा पे जो कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। अगर एक्स्ट्रा टीचर हो गए हैं तो इसके ऊपर लेटर भी जारी हुआ है। यानी कुल 2 ऑफिशियल लेटर जारी हुए हैं। उन लेटर्स में क्या है पूरा का पूरा हम आपको समझाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों आप सभी लोगों से कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर दोस्तों मेरे पहली बार जुड़े हैं और आपको ईएमआरएस से आने वाली भविष्य में सारी सूचनाएं, अन्य गवर्नमेंट जॉब की सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सैलरी का अपडेट देते हैं और उसके बाद हम लेटर्स पर ऑफिशियल ले चलते हैं। दोस्तों, कल देर शाम को यानी 9 अक्टूबर को आपकी गुजरात राज्य की सैलरी है दोस्तों वो ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, यानी सैलरी जिनकी सितंबर की आ चुकी है, ऐसे कुल राज्यों की संख्या 10 हो चुकी है। बीएमपी एमएच यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ बड़े राज्य बचे हुए हैं। तो मेरी तरफ से जितने भी गुजरात में पोस्टेड मेरे भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों का जो सैलरी है वो आ चुका है, इंतज़ार समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों की भी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी शाम तक, तो उसकी अपडेट भी हम आपको शाम तक प्रदान करेंगे। अब चलिए दोस्तों, हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं, 2 एक एक करके, और बताते हैं कि इनमें क्या महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल लेटर है जो आपका कल शाम को जारी हुआ था और यह इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन ऑन द स्टाफ, यानी कि जो आवास प्रदान किया जाना है उसमें वरीयता क्रम क्या है, किसको पहले प्रदान किया जाएगा, इस संदर्भ में ये लेटर दोस्तों जारी हुआ है। ये पूरा का पूरा लेटर इंग्लिश में है, तो चलिए इसको समझने के लिए इसको पूरा हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर एक एक बिंदु का हम जो है वो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसका ट्रांसलेशन जो कर लिया है। तारीख आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर 2024 जो कल की है, और विषय आप देख सकते हैं ईएमआरएस के कर्मचारियों को आवास के प्राथमिकता आवंटन के लिए दिशा निर्देश, यानी जो दिशा निर्देश हैं वो दोस्तों इसमें दिए जा रहे हैं। ईएमआरएस कर्मचारियों से उपलब्ध आवास के आवंटन के लिए दिशा निर्देश मांगने संबंधी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, कि उनको भाई आवास जो है प्रदान किया जाए, तो उसी संदर्भ में ये लेटर है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ईएमआरएस स्टाफ सदस्यों को आवास आवंटन में निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का पालन किया जाए, यानी पहले जो उपलब्ध हैं पद के हिसाब से उनको बताया गया। सबसे पहले दोस्तों बताया गया है कि प्रिंसिपल वरीयता क्रम में सबसे पहले रहेगा, पहले उसको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्रधानाचार्य आएगा, फिर हॉस्टल वार्डन महिला आएंगी, फिर हॉस्टल वार्डन पुरुष आएगा, फिर स्टाफ नर्स महिला आएंगी। आउटसोर्सिंग पर आवश्यकता स्टाफ साझा आवास, यानी अगर कोई आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं तो उनको साझे में दिया जाएगा। कक्षा 10 और कक्षा 12 को पढ़ाने वाले पीजीटी हाउस मास्टर के रूप में नामित किए जाएंगे, यानी हाउस मास्टर के रूप में उनको तो भाई पहले दिया जाएगा, तभी तो हाउस कीपिंग वो कर पाएंगे ना। नियमित आधार पर पीडब्ल्यूडी स्टाफ हाउस मास्टर के रूप में नामित किए जाएंगे। नियमित आधार पर मेस स्टाफ, यदि मेस स्कूल द्वारा ही चलाया जाता है तो दोस्तों मेस वालों को दिया जाएगा 8वें नंबर पे। 9 नंबर पर दोस्तों शेष स्टाफ आएगा, जिसमें हाउस मास्टर को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनको हाउस मास्टर बनाया गया है। और नंबर 10 पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन आउटसोर्सिंग पर आवश्यक कर्मचारी साझा आवास, यानी अगर आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं तो उनको साझा आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्रम को दोस्तों फॉलो करना अति आवश्यक है। आगे के निर्देशों को पढ़ते हैं। इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि स्वतंत्र आवास का आवंटन केवल ईएमआरएस में तैनात नियमित कर्मचारियों के लिए है।
ठीक है। जहाँ भी संभव हो, यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उन्हीं के लिए है दोस्तों। जहाँ भी संभव हो कर्मचारियों को साझा आवास प्रदान किया जा सकता है, यानी अगर संभव है तो अधिक परिवार के, ताकि कर्मचारियों को ईएमआरएस परिसर में समायोजित किया जा सकता है। स्टाफ नर्स, महिला ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, छात्रावास वार्डन जैसे आवश्यक कर्मचारी प्रदान किए जाने हैं। परिसर में आवास की उपलब्धता भले ही स्टाफ नियमित आधार पर ना हो, जहाँ तक संभव हो समायोजन का समाधान किया जाना चाहिए, यानी मैनेज करिए किसी न किसी तरीके से। यदि स्कूल पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो रहा है और वहाँ हॉल या बड़ी कक्षाएं उपलब्ध हैं, तो छात्रावासों में इन अतिरिक्त स्थानों पर तब तक स्टाफ के आवास के लिए विचार किया जा सकता है जब तक कक्षाओं की आवश्यकता ना हो। यानी अगर हॉल कक्षाएं खाली हैं तो तब तक उनका प्रयोग किया जा सकता है आवास के रूप में। हाउस सिस्टम के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक हाउस के लिए हाउस मास्टर को आवंटित किया जाना है, जो लोको पैरेंट के रूप में छात्रों के कल्याण की देखभाल करेगा। जिन शिक्षकों को परिसर में आवास उपलब्ध कराया गया है उन्हें हाउस मास्टर के रूप में नियुक्त किया जाना है, यानी जिनको फ्लैट मिल गया उनको हाउस मास्टर आप बना दीजिए। यदि आवश्यक हो तो छात्रों की संख्या प्रत्येक हाउस मास्टर द्वारा देखभाल की जाने वाली संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी आप हाउस मास्टर्स को बढ़ा दीजिए। संगठन के हित में ईएमआरएस परिसर में कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यह सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे। आप ध्यान दीजिए अपने स्कूल में कि आपको इन नियमों का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो आप उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बता सकते हैं कि इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई पहले लेटर की। अब चलिए हम आपको दूसरे लेटर पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम दूसरे लेटर पर आ चुके हैं। ये भी 9 यानी कल ही जारी हुआ था कि रिलीविंग ऑफ स्टाफ डिप्यूटेड बाय स्टेट सोसाइटी फॉर ईएमआरएस अपॉन ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली पोस्टेड नेक्स्ट एम्प्लॉय सेलेक्टेड थ्रू ईएसएससी 2023। यानी कि नए अपॉइंटमेंट होने के बाद, रेगुलर टीचर्स के आने के बाद जो पुराना स्टाफ है उसको रिलीव यानी छोड़ दिया जाए, कार्य मुक्त कर दिया जाए, इसके संदर्भ में ये लेटर है। तो चलिए इसको विधिवत रूप से दोस्तों समझने के लिए इसके हिंदी रूपांतरण की तरफ हम चलते हैं। इस लेटर को भी हमने दोस्तों ट्रांसलेट कर लिया है और चलिए इसकी बारीकियों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ईएसएसई 2023 के माध्यम से चयनित 9 पदस्थापित एनईएसटीएस कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने पर ईएमआरएस के राज्य सोसाइटियों द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के संबंध में, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दोस्तों जो टीचर हैं उनको कार्यमुक्त कर दिया जाए रेगुलर स्टाफ के आने पर। एनईएसटीएस ने ईएसएससी 2023 के माध्यम से चयनित 9003 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को देश भर के विभिन्न एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। यानी कि 9003 लोगों को टोटल नियुक्ति पत्र दोस्तों मिल चुका है। हालांकि हमारे संज्ञान में आया है कि कई ईएमआरएस में नई भर्ती हुए कर्मचारियों के शामिल होने के बावजूद उसी पद के लिए राज्य समितियों द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी अभी भी अपनी सेवाएं जारी रखे हैं। कर्मचारियों की इस दोहरी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त कर्मचारी हो गए हैं और नए तैनात कर्मचारियों के लिए आवास की कमी हो गई है। यानी जो नए टीचर्स हैं आ गए हैं, पुराने भी बने हुए हैं दोस्तों, ये देखने को मिला है, जिसके कारण जो आवास है उनमें कमी तो भाई आना स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकार संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और ईएमआरएस की इच्छित दक्षता बनाए रखने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उन कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने में सहयोग करें जो उस पद के लिए नियुक्त हैं जिसके लिए नव नियुक्त कर्मचारी शामिल हुए हैं। इससे एक सहज संक्रमण की अनुमति मिलेगी और नव नियुक्त एनईएसटीएस कर्मचारी अपनी पूरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगे। आप 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को तदनुसार कार्यमुक्त कर सकते हैं। इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों की समाप्ति के बाद ऐसे कर्मचारियों को ईएमआरएस में ड्यूटी के कारण वेतन देय नहीं होगा। हालांकि रिक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को काम जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। नए पदाधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक उनकी सेवा स्थगित रहेगी। की गई कार्यवाही की रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी को भेजा जा सकता है 21/10/2024 तक हस्ताक्षरित। इस संबंध में आपके सहयोग की अत्यधिक सराहना की जाती है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। यानी दोस्तों क्लियरली बोल दिया है कि देखिए, अगर पुराना स्टाफ है और नया स्टाफ भी आ गया है, तो अगर उस सब्जेक्ट जिस रेगुलर जो टीचर आया है
उस सब्जेक्ट का अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला टीचर है तो उसको कार्यमुक्त कर दिया जाए, है ना। और 10 दिनों के का इन्होंने समय दिया है। लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस सब्जेक्ट का अध्यापक वहाँ नहीं आया है तो ही उसे वहाँ पर रखा जाए, ये क्लियरली बोल दिया है। और ये भी कहा है कि 10 दिनों के बाद हम वेतन नहीं देंगे, है ना, ये आपके ऊपर आएगा, ऐसा डायरेक्टली नेक्स्ट ने बोल दिया है। तो ये दोस्तों 2 महत्वपूर्ण लेटर थे, 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो हमने आपको विधिवत रूप से प्रदान कर दी हैं। और नियमित रूप से दोस्तों जानकारी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पत्ता भी हिलता है तो उसकी न्यूज़ हम आपको अपने चैनल पर देते हैं और ऐसे ही आगे भी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही कोई ज़रूरी खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।